हाय एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। और आज का हमारा ये सेशन जो है बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। और इस सेशन के अंदर मोस्टली हम जितनी भी चीजें कवर करेंगे ना, वो वही होंगे जो आप लोग मेरे से पिछले काफी दिन से पूछ रहे हैं। तो एक बार आप सभी लोग आ जाइए, देन वी विल स्टार्ट दिस सेशन। ठीक है? सो हाय एवरीवन, हेलो। एम आई ऑडिबल गाइज? एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल? एक बार कोई भी चैट बॉक्स में लिख दो यार। गाइज, एम आई ऑडिबल? गुड इवनिंग ट्विंकल, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो, मैं आप लोगों से बाद में बात करूंगा, पहले मुझे जो कहना है ना हम उस बारे में बात करते हैं। और काफी कुछ है समझने के लिए, काफी कुछ है समझाने के लिए। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा समझा दूंगा जिससे आप एग्जाम निकाल दोगे, लेकिन एग्जाम देने दिन के लिए मैं आपको तैयार आज करके जाऊंगा अगर आप मेरी बात सुनोगे ध्यान से। ठीक है? सबसे पहले देखो, डी डे हमारा एनएलसेट 2023 का जो है पेपर आने वाला है। और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के डेली मुझे आजकल पंप अप होते रहते हैं। जैसे कि पहला एक है कि सर डिमोटिवेटेड फील हो रहा है, एक ही हो रहा है कि सर स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है, तीसरा है कि सर मॉक में अच्छा नहीं कर रहे हैं, वहां पे क्या होगा। बहुत सारी चीजें जो हैं आप लोगों की समय समय पे मेरे ऊपर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो सभी को हम धीरे धीरे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? सबसे पहले देखो, पहली चीज जो है मैं आप लोगों के जो सबसे ज्यादा एक आप लोग पूछ रहे हैं वो यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं। डीमोटिवेशन, अनफोकस, प्रोक्रास्टिनेशन। ये बच्चे मेरे से कह रहे हैं कि सर हमें ऐसी ऐसी फीलिंग आ रही है। अगर आपको ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है कोई बात नहीं, बट अगर आपको आ रही है तो भी कोई बात नहीं। अगर ये फीलिंग आ रही है ना, आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको डिमोटिवेशन ऐसा लग रहा है, आपको ये टेंशन हो रही है कि यार पेपर है खराब हो गया तो क्या, ये अच्छी चीज है भाई। जिसने तैयारी नहीं करी होगी उसको तो बिल्कुल ही फील नहीं होगा ये। आप लोग सीरियस थे अपने इस प्रिपरेशन के लिए, इसीलिए आप लोगों को ये चीजें लग रही हैं। मेरा ये सिंपल सी बात है, देखो, मोटिवेशन हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा, मोटिवेटेड रहना हमेशा पॉसिबल नहीं है। आपको डिमोटिवेशन और स्ट्रेस या जो भी चीज आप प्राप्त करना चाहते हो, अगर उसको लेके आपको इनसिक्योरिटी हो रही है ना, कोई गलत नहीं है। इसका मतलब आपने सीरियसली इतने दिन तक इस एग्जाम के लिए एफर्ट डाले हैं। और अगर आपने सीरियसली इतने दिन तक इस एग्जाम के लिए एफर्ट डाले हैं, तो अब बचे हुए कुछ दिन और डाल देते हैं। मोटिवेशन ऊपर नीचे होता रहेगा। संदीप माहेश्वरी की वीडियो देखिए, अचानक से मोटिवेशन हुआ, आपने कुछ काम कर लिया। सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है, एक नॉर्मल लाइफ में भी हम बात समझते हैं। मोटिवेशन क्या है? एक वो है, मतलब फेक कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से। आप क्योंकि हमेशा मोटिवेट नहीं रह सकते हो किसी भी चीज के लिए। तो अगर आप डिमोटिवेट भी फील कर रहे हो, आप अगर स्ट्रेस में भी हो, तो ये बहुत अच्छी चीज है। और ये एक फैक्ट बेस्ड बात है कि सबसे ज्यादा प्रेशर पे इंसान सबसे अच्छा एफर्ट डाल पाता है। जब कुछ खोने के लिए रहता है तभी इंसान सबसे ज्यादा एफर्ट अपने डाल पाता है। तो अगर आप लोग डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, अनफोकस फील कर रहे हो, परेशान हो, ये सारी चीजें हैं, तो जितने भी आप सीरियस स्टूडेंट हैं आप सभी फील कर रहे हैं। और ये नॉर्मल है, इट इज नॉर्मल। इसको लेके हवा नहीं बनाना है, इसको लेके इतना परेशान नहीं होना है कि मैं ऐसा फील कर रहा हूं, मैं वैसा फील कर रहा हूं, कहीं इस वजह से मैं एग्जाम के दिन खराब ना कर दूं, ये वो। तो ये पहली चीज है। ठीक है? दूसरा देखो, बहुत बार ना आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, ये मेरे से काफी स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर हमने पहले भी पेपर दिया हुआ है, हम क्लैट में अपीयर किए थे या फिर हमने कोई और पेपर दिया है, वहां अच्छा नहीं कर पाए, तो यहाँ तो इस एग्जाम में इतना सारा कंपटीशन होगा, इतने अच्छे अच्छे बच्चे आ रहे हैं, ऐसा वैसा बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहली चीज देखो, नेवर जज योरसेल्फ फ्रॉम द पास्ट। पास्ट में जो हुआ हो गया, अब प्रेजेंट पे बात करते हैं। आपने इस एग्जाम के लिए एफर्ट डाले हैं, और ये बात सत्य है कि इस एग्जाम के लिए और बच्चों ने भी एफर्ट डाले हैं, उन्होंने भी मेहनत करी है। लेकिन अगर आप ये सोच के बैठ जाओगे कि आपने पास्ट में अच्छा नहीं किया था तो आप अभी अच्छा नहीं करोगे, तो ये बहुत गलत बात है। ठीक है? आपने ना जाने कितने एग्जाम्पल्स पूरे लाइफ में देखे होंगे जिन्होंने पास्ट में अच्छा नहीं किया लेकिन आगे चल के बहुत अच्छा किया। आप ले लो, आप खुद ही सोच लो, मेरे कोई नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। अमिताभ बच्चन की 20-21 फिल्में फ्लॉप हुई थी पहले लगातार, फिर आज देखो कहां है वो। एक छोटा सा एग्जांपल है, आप लॉ फील्ड में देख लो, पहले जब भी कोई नया वकालत शुरू करता है, कौन जानता था राम जेठमलानी क्या है? तो पास्ट से तो अपने आप को जज ही मत करो, आप प्रेजेंट पे ध्यान दो। दूसरी चीज ये कि जितने सारे बच्चे आपको लग रहा है कि देखो फॉर्म भर रहे हैं, जैसे कुछ लोग ना बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कितने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, कितने बच्चे दे रहे हैं। देखो सिंपल सी बात है, मैं कह रहा हूं अगर 5,000 6,000 बच्चे भी इस एग्जाम को दे रहे हैं, तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि आपका कंपटीशन 6,000 बच्चों से? उसमें से सीरियस बच्चे जिन्होंने आपकी तरह एफर्ट डाल के तैयारी करी है ना, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2,000 होंगे। उन 2,000 बच्चों में आपका पहली चीज तो कंपटीशन है। आधे बच्चों को तो अभी सिलेबस तक ढंग से नहीं पता है जो फॉर्म भर के बैठे हुए हैं।
तो पहली चीज तो ये कि किसी भी एग्जाम में, सिर्फ ये एनएलसेट की बात नहीं है, आप किसी भी एग्जाम में जाओगे ना तो 60% बच्चे ही वहां पे ऐसे निकलते हैं जो उस एग्जाम के लिए सीरियसली पढ़ाई करके आते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अब कभी भी ये मत सोचो कि कंपटीशन कितना है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, आपको पता है आप कहां स्टैंड करते हो, और मैजिक ना अचानक से हैपन होता है, पता भी नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर आप 1 नंबर ला रहे हो आप वहां पे 100 नंबर ले आओगे, नहीं। लेकिन अगर आज आप एवरेज कर रहे हो, नेवर यू नो कि क्या हो जाएगा पेपर के दिन। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपकी मेहनत क्लियर है, आप अच्छा करके आओगे, तो बिल्कुल उस चीज को लेकर परेशान नहीं होना है। सबसे लास्ट एक क्वेश्चन जो मेरे से स्टूडेंट सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं कि सर अगर एनएल सेट में नहीं हुआ तब क्या करेंगे, तो मेरा देखो ना इस पे एक बहुत सिंपल सा जवाब है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ ना यार। सिर्फ एनएलएसआईयू ही है क्या? नो डाउट एनएलयू है, अच्छा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो ना कि यहाँ पे नहीं हुआ तो क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ नहीं हुआ तो आप लाइफ में अच्छा नहीं करोगे। आप सब बात छोड़ दो, अभी एक मीम ही चल रहा है कि सेम सेक्स जेंडर वाला जो बेंच बैठ रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो सारे बच्चे सीएलसी के हैं, मतलब बच्चे बोल दिया मैंने, सारे जजेस जो हैं वो सीएलसी के हैं। सिर्फ यही नहीं, आप दुनिया भर में ना जाने कितने एग्जाम्पल ले लो, राम जेठमलानी को एनएलयू था क्या उस समय? आज की डेट में यंग लॉयर्स आप देखो, भरत चुग हैं, कितने बड़े लॉयर हैं, जामिया कॉलेज से पढ़े हुए थे, जज बने थे, रिटायर जज से उन्होंने रिजाइन कर दिया, लॉयर बन गए। मैं तो आपको बहुत कम नाम ले रहा हूं यार, आप अपने सामने देखो, आसपास देखो, एनएलयूज से लाइफ खत्म नहीं होती। एक अच्छी चीज है अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, बहुत अच्छी बात है, बट मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जो एनएलयू के बियॉन्ड जाके भी बहुत कुछ किए हैं लाइफ में। एक एग्जाम्पल आपके सामने मैं भी खड़ा हूं, छोटा मोटा एग्जाम्पल, मेरा भी जामिया में मैं लॉ करी थी, लास्ट ईयर मेरा एलएलएम क्रैक हुआ, मुझे एनएलयू मिल भी रहा था, मैंने स्टिल नहीं लिया, मुझे नीड ही फील नहीं हुई। कहने का मतलब यह है कि एनएलयू के बियॉन्ड भी लाइफ है। आपका काम क्या है? आपका काम है मेहनत करना। आपने इस एग्जाम के लिए अपना 100% दिया है, आपने जितना आपसे हो सकता था आपने किया है, बाकी काम क्या है, जो डेस्टिनी में लिखा होगा वो होगा, नहीं होता है कोई बात नहीं। देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि बुरा नहीं लगेगा, बिल्कुल बुरा लगेगा। आपके आसपास के बच्चे जब आपको पता पड़ेगा सेलेक्ट होंगे, हम ही पोस्टर डाल देंगे तो आपको दिखेगा अरे क्लैट पॉइंट ने पोस्टर डाला, इन बच्चों का सिलेक्शन हो गया, आपको बुरा लगेगा। 2-4 पड़ोसी अड़ोसी आएंगे, पूछ लेंगे अरे तुम तो तैयारी कर रहे थे, तुम्हारा नहीं हुआ, अब क्या? तो ये चीजें होंगी, बुरा लगेगा, लेकिन एक सर्टेन टाइम तक, उसके बाद लाइफ उसके आगे भी है। और आज से 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, इस एग्जाम के बाद ना आप ये फील भी नहीं करोगे कि यार मेरा एनएलएसआईयू में नहीं हुआ था। आप जहां रहोगे ना आपको लगेगा कि यार यही बहुत अच्छा है, यही सब अच्छा हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि एनएलएसआईयू के बियॉन्ड भी लाइफ है, और उसके बियॉन्ड भी लोगों ने अपने जीवन में बहुत अच्छा किया है, और बहुत सारे लोग हैं, 1-2 एग्जाम्पल नहीं, कम से कम 1000-1500 एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। आप आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट के टॉप लॉयर्स की लिस्ट उठा लो, एक भी आपको एनएलयू का नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यह है लाइफ में एनएलयू के बियॉन्ड जिंदगी है, हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं भी होता है तो भी कोई बात नहीं। तो ये चीज तो दिमाग से हटा दो कि एनएलएस में नहीं हुआ तो क्या हुआ। एक और चीज जो देखो बच्चे और इसी पे क्वेश्चंस मेरे से पूछ रहे हैं कि सर पेपर के दिन अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, या पेपर कुछ इधर उधर से आ गया, या हमने जो एक्सपेक्ट किया था वो नहीं आया, तो ये ना मैं पिछले 3-4 साल से देख रहा हूं, स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती करते हैं। देखो जो भी चीज पेपर में होगी ना वो सिर्फ आपके लिए नहीं होगी, वो जितने बच्चे उस एग्जाम को दे रहे ना सबके लिए होगी। सबको यही पता है पेपर है, पेपर भी होता है, सबको यही पता है ऐसे ऐसे पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे, सबको ये पता है इसी तरीके से चीजें होंगी। वहां पे कुछ भी ट्विस्ट हुआ, अगर क्रिटिकल रीजनिंग टफ आई सबके लिए आएगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टफ आए सबके लिए आएंगे, पार्ट बी के पैसेज लेंदी आए पढ़ने के लिए तो भी सबके लिए आएंगे, ऐसे में कुछ बिल्कुल ही बेकार टॉपिक आ गए तो भी सबके लिए आएंगे। तो पेपर में ना मैं आपको इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा स्टूडेंट का, बट लास्ट ईयर हमारे क्लैट यूजी के बैच में वी हैड अराउंड 30 बच्चे, जो बाद में हमने एक अलग बैच बनाया था जो सबसे क्रीमी मतलब जो पढ़ने में सबसे अच्छे थे, उसको हमने A+ करके नाम दिया था बैच का। तो वो जो 30 बच्चे थे ना, उसमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन था कि टॉप 100 में आएंगे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको मैंने सोचा था कि एनएलयू मिल जाएगा, लेकिन टॉप 100 में आएंगे ये नहीं सोचा था। लास्ट ईयर का अगर क्लैट का पेपर आपने देखा है जो अभी हुआ है दिसंबर में, तो थोड़ा सा अलग आया है, थोड़ा सा अलग मतलब मैं टफ बोलूंगा, पहले के कंपैरिजन में जीके बहुत ही अलग आ गई थी, टॉपर्स जो रैंक 8-8 लाए उनके 17-18 नंबर हैं, सीआर के पैसेज बहुत लेंदी आ गए थे, आरसी के पैसेज लेंदी आ गए थे। हुआ क्या, वो जो बच्ची थी जो जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि टॉप 100 में लाएगी, उसने पेपर देखा ना, उसने करंट अफेयर्स से स्टार्ट किया, करंट अफेयर से स्टार्ट किया, शी मैक्सिमम उसने अटेम्प्ट जो कर पाई वो 11-12 कर पाई। अब आप ध्यान से सुनना, इस बार जिसकी रैंक 8 आई है, इंटरव्यू हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, उस बच्चे के भी 16 नंबर आए हैं।
कुछ नाम है उसका मुझे नहीं पता, उसके 16 नंबर आए जीके में, 25 या 30 नंबर का जितने का भी आया हो, ठीक है, 35 का भी आता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कितने का आया था इस बार, जो भी आया उसमें 16 नंबर आए, जो कि अगर आप मॉक के हिसाब से देखो तो बहुत ही पुअर नंबर है, आई थिंक 30 या 35 का था पूरा। उस बच्ची ने जी का सेक्शन अटेम्प्ट किया, उसके 11-12 नंबर थे, जो आज की डेट में हम देखेंगे अच्छे नंबर थे उस पेपर के हिसाब से, लेकिन उसके दिमाग में आया कि मैं मॉक में जो है ना 23-24 नंबर लाती थी, मेरे 12 नंबर है, मेरा क्लैट में सिलेक्शन नहीं होगा। वो वहां पे इतनी पैनिक हो गई ना, उसका जो बेस्ट सेक्शन था आरसीसीआर वो खराब करके आ गई वो बच्ची, उसकी रैंक आज की डेट में आई है आई थिंक 2000 टीएनएलयू मिला है, तमिलनाडु वाला एनएलयू। बट मैं आपको लिटरली बता रहा हूं कि वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टूडेंट हमारे बैच में लास्ट ईयर थी, गौरी नाम है, आई थिंक कुछ बच्चे यहाँ पे जानते भी होंगे जिन्होंने बैच उस समय ज्वाइन किया होगा। मतलब ये सिर्फ एक एग्जांपल नहीं है, ऐसे मैंने अपने पिछले 5-6 साल के टीचिंग के करियर में बहुत एग्जांपल्स देखे हैं, और ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिन्होंने मॉक में बहुत एवरेज किया है और क्लैट में बाजी मार के आए। राहुल एक लड़का था, एनएलआईयू में है आज की डेट में, भोपाल में 250 रैंक आई है उसकी, उसके मॉक में कभी 40 नंबर नहीं आए। मैं ये नहीं कह रहा हूं सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन ऐसे भी केसेस निकलते हैं। कहने का मतलब मेरा बस आप लोगों से ये है कि ये मत सोचना पेपर के अंदर कि कुछ चीज सिर्फ आपके साथ हो रही है, वो सबके साथ हो रही है, और स्ट्रेस और ये जितनी भी चीजें होंगी ना, ये भी सबके साथ होंगी। अगर जो बच्चा उस एग्जाम को लेके सीरियस होगा ना, वो सब इस चीज को फील करेगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब छोटी छोटी कुछ और टिप्स सुन लो इसी पे मेरी। सेंटर जहां पे हो एक दिन पहले चले जाओ, अगर आपको लगता है कि आप सिलेक्ट हो सकते हो, होटल का पैसा लगा दो, पैसा वेस्ट नहीं है, वो पैसा यूज्ड ही है, क्योंकि अगर आप पेपर वाले दिन ट्रेवल करोगे या ये सब चीजें करोगे बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, एग्जाम का जो टाइमिंग है अपना, उस टाइमिंग पे आप सोना पीना खाना सब छोड़ दो। ये छोटी छोटी चीजें लॉन्ग टर्म में बहुत इंपैक्ट डालती हैं, आप अभी रियलाइज नहीं करोगे, पेपर वाले दिन करोगे, ठीक है। तीसरी चीज, लास्ट चीज जो मैं आप लोगों को सभी को बोलना चाहूंगा, एक सेकेंड यार, स्लाइड नहीं खुल रही। ठीक है, इस पे आएंगे, उससे पहले आप क्रिकेट मैच देखते हो? नहीं भी देखते हो तो चलो कोई बात नहीं, मेरी तरफ से सुन लो। जब एक गेंद पे 5 रन चाहिए रहता है और बैटिंग करने के लिए नंबर 10वां जो खिलाड़ी है, जो नंबर 11वां खिलाड़ी है, वो भी आता है ना, वो भी 6 मारने की सोचता है। अब आपके पास एग्जाम क्रैक करने के लिए कितने दिन बचे हैं? 9 से 10 दिन बचे हैं। अब तो सबको स्प्रिंट दौड़नी है भाई, अब सबको बहुत तेज दौड़ना है। अब वो समय रह ही नहीं गया कि थोड़ा बहुत कम ज्यादा कैसे वैसे, ये दिक्कत है वो दिक्कत है। आपने जो अब तक किया है ना, अगर इधर 10 दिन आपने मक्कारी कर दी ना, वो पूरा का पूरा पे पानी फिर जाएगा। मैं फिर से एक बात बोल रहा हूं, आपने अभी तक जो भी किया है, अगर इधर 10 दिन आपने मक्कारी कर दी, आपका जितना किया हुआ है ना, सब पे पानी फिर जाएगा। 10 दिन में अपने शेड्यूल को क्लियर रखो, करना क्या है, कैसे करना है, मॉक्स लगाने हैं, आंसर राइटिंग करनी है, करंट अफेयर का रिवीजन करना है, सीआरआरसी के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस में रहना है। आंसर राइटिंग भले क्वेश्चंस कम कर दो, लेकिन करते रहो। देखो, आपकी अपनी स्ट्रेटेजी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो मैंने बोला है वैसे ही करो, लेकिन अपना मैक्सिमम एफर्ट अब इस 10 दिन में डाल दो। सिलेक्शन होना नहीं होना, मैं बार बार आप लोगों से यही कह रहा हूं, आज से 2 साल बाद जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो कम से कम ये रिग्रेट तो नहीं होगा कि मैंने तैयारी नहीं करी या मैंने अपने एंड से एफर्ट नहीं डाला। वो काम आपका है। 10 दिन बचे हुए हैं, जॉब करते हो, छुट्टी ले लो, कुछ और काम है, छुट्टी ले लो, थोड़े बहुत जिम नहीं जाओगे, दौड़ोगे कूदोगे नहीं, जिम्मेदारियां 10 दिन नहीं उठाओगे, बात नहीं करोगे, बाबू सोना नहीं करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 15-20 मिनट बात करो, सामने वाला बंदा भी समझता है कि भाई एग्जाम है, कुछ कर लोगे तो ही साथ रहेंगे, वरना कुछ करोगे नहीं जिंदगी में तो कोई भी नहीं पूछता है, ये फैक्ट है। तो कहने की बात ये है, दोस्त यारी जितनी भी आपकी सारी चीजें हैं, अब इसको बिल्कुल मिनिमाइज करके पूरा का पूरा एफर्ट जो है इस एग्जाम की तरफ लगा दो। ये जो 10 दिन है ना, वो चक दे इंडिया वाला डायलॉग था ना कि ये 30 मिनट जिंदगी बदल देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10 दिन में पढ़ लोगे सेलेक्ट हो जाओगे, लेकिन अपना काम है मेहनत करना। और जो आप में से सेलेक्ट होने वाले होंगे, जिनकी किस्मत में लिखा है, जिन्होंने मेहनत करी है, अगर वो इस 10 दिन एफर्ट डालेंगे तो ही सेलेक्ट हो पाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। और 10 दिन को कैसे यूटिलाइज करना है, ये आप खुद डिसाइड करो, मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि किसी की सीआर अच्छी होगी, किसी का पेपर अच्छा होगा, किसी का पेपर भी अच्छा होगा, किसी का ऐसे अच्छा होगा, किसी का लीगल वाला अच्छा होगा। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से बनाओ। मैंने आपको ये पहले भी टेलीग्राम पे डाला था, मैं फिर से बता रहा हूं, नेवर इग्नोर योर स्ट्रेंथ। एक ना आदमी के अंदर ये आ जाता है, ईगो आ जाती है कि यार वो तो मेरा अच्छा है, मैं नहीं पढ़ रहा, वो तो हो ही जाएगा, वो तो हो ही जाएगा, वही डुबा देता है। कभी भी कॉन्फिडेंस इज गुड, ओवर कॉन्फिडेंस डुबा देता है। अगर आप सीआर में अच्छे हो, अगर आप लीगल आंसर राइटिंग में अच्छे हो, अगर आप एसए में अच्छे हो, अच्छी बात है,
अपने पास रखो भाई, किसी को नहीं जानना कि आप अच्छे हो कि नहीं हो। आप उसको ईगो पे ले लो और फिर उसको पढ़ना ही छोड़ दो, 10 दिन उसकी प्रैक्टिस करना बंद कर दो, या फिर जितना एफर्ट आप उस चीज के लिए डालते थे जिसकी वजह से वो सब्जेक्ट आपका अच्छा हुआ था, अब आप उसके लिए एफर्ट डालना बंद कर दोगे तो वो सब्जेक्ट खराब भी हो जाएगा, समय नहीं लगता है। तो कहने का मतलब है जो आपकी स्ट्रेंथ है ना उस पर जितना एफर्ट डालते थे वो डालो, क्योंकि स्ट्रेंथ ही नंबर दिलाएगा। और जो वीकनेस है उसको इग्नोर नहीं करना है, वीकनेस भी इतनी अच्छे से पढ़नी कि एवरेज स्कोर तो करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वीकनेस को भी इतना कर दो कि ऊपर चले जाओ, भाई कुछ तो स्ट्रेंथ है ना, यहाँ पे ऊपर करेंगे, यहाँ पे एवरेज प्लस करेंगे, काम हो जाएगा। इन दी एंड आपको दोनों पेपर में एवरेज प्लस करना है, कर दोगे सेलेक्ट हो जाओगे, तो वो वाली चीज है। लास्ट चीज क्या है, देखो लोगों का काम है कहना, लोगों से तो बात ही नहीं सुननी है। अभी इस समय सबसे ज्यादा जो एक प्रॉब्लम आएगी ना, चार दोस्त बोलेंगे मैं ये कर रहा हूं, मैं वो वाली टेस्ट सीरीज लगा रहा हूं, मैं उसकी टेस्ट सीरीज लगा रहा हूं, मैं वहां की टेस्ट सीरीज लगा रहा हूं। जैसे कि किसी ने ना भी एक अफवाह उड़ा दी, मैं आपको इसका एग्जांपल अभी ये दे देता हूं। मुझे कल में ना कुछ नहीं तो 70 फोन आए, और वो उन बच्चों के हैं जैसे हम लोगों के मॉक टेस्ट में 200 से 250 बच्चे इनरोल हैं एनएल सेट वाले पे, जो दूसरे कोचिंग में से कहीं से भी थे। उन पे क्या अफवाह उड़ी कि हमारे पास ना कॉपी है जो रैंक 2 लास्ट ईयर लाया था। अब मैंने कहा भाई मैं कॉपी कहां से लाऊंगा, तो था क्या, आपको पता है कि रैंक 2 ने हमारे कंटेंट बनाए, जो रैंक 2 है अगर आप लोग जाओगे तो मिलना आकाश है, उसने ही जो लास्ट पीडीएफ मैंने डाली हुई है लीगल आंसर राइटिंग में, मैंने मॉक वाले बच्चों को भी दे दी है पढ़ना। वो बंदा रैंक 2 लाया है, रैंक 2 बहुत बड़ी चीज है, वो भी 60 सीट के अंदर, तो उसका जो आंसर का पर्सपेक्टिव रहा होगा ना वैसा ही लिख के आना है। उसने वर्ड लिमिट कम लिख रखी है, आप इसको अपने हिसाब से समझ के उस चीज को समझो कि कैसे लिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल वैसा करने लग जाओ, आप जो आपका राइटिंग तरीका है वो रखो, लेकिन आप उस चीज को पढ़ना। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये बोलना चाह रहा हूं कि लोग ना अब बहुत चीज बोलेंगे कि यार ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो। मैं कह रहा हूं कुछ मत करो, 1 रुपया भी अब इस एग्जाम के लिए मत खर्च करना, 1 रुपया भी, सिर्फ मेहनत खर्च करनी है। जो भी आपके पास चीजें हैं उसको पढ़ो, नई चीज पढ़ के अब सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। अब आप कितनी भी नई चीज आ जाए ना, आप उसको करके सेलेक्ट ही नहीं हो सकते, क्योंकि नई चीज पढ़ने का समय ही नहीं बचा है। अब हमारे पास जितना कंटेंट था जो हमने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करना है। दोस्तें जो आपकी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनसे पूछना बंद कर दो, अगर पूछते हो ये आदत बहुत बुरी होती है, बच्चे आप समझते नहीं हो, माइंड पे बहुत असर पड़ता है, साइकोलॉजिकली बहुत असर पड़ता है। आपने पूछा भाई तूने कितना पढ़ा, उसने बोला मैंने तो 1 साल ही करंट अफेयर पढ़ डाली है 3 बार, आप डिप्रेस हो जाओगे अगर आपने नहीं पढ़ी होगी। ये सारी चीजों से कट ऑफ कर दो, टेलीग्राम ग्रुप में कह रहा हूं साइलेंट कर दो, एक अपना क्लैट पॉइंट वाला छोड़ देना वरना फिर आपको अपडेट्स मिस हो जाएंगी, बाकी टेलीग्राम ग्रुप साइलेंट कर दो, दिन में एक बार मन करे खोल लेना, छोड़ दो। व्हाट्सएप, अगर कोई दोस्त इन सब चीजों से रिलेटेड है तैयारी का, पीयर ग्रुप सही होता है पर वो एग्जाम से 10-12 दिन पहले सही नहीं होता है। आपने अब तक उनके साथ तैयारी करी है, बहुत अच्छी बात है, बट अब ज्यादा ज्ञान ना लो ना दो, ये दोनों चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल थोड़ा सा ही चीजें। एक लास्ट में इस पेपर पैटर्न के बारे में आपको बोलूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कैसे क्या करो, वो आप अब तक डिसाइड कर चुके होगे, टीचर्स ने आपको बताया होगा। पेपर ए ना, चाहे आपकी पेपर ए अच्छी हो चाहे ना हो, 60 मिनट से लेके 70 मिनट से ज्यादा मत देना। तरीका क्या करना, 60 से 70 मिनट देना, उसके बाद टाइम अपने घड़ी का नाप के दिमाग में रखना, जैसे ही 60-70 मिनट हो जाए वहीं उसको छोड़ देना, पेपर बी शुरू कर देना, बाद में टाइम बचे आ जाना इसके ऊपर। लेकिन अगर आपने पेपर बी को ज्यादा समय अलॉट नहीं किया, सब गोबर हो जाएगा, क्योंकि पेपर बी ज्यादा समय लेगा, आंसर राइटिंग है, लिखना है, पैसेज पढ़ना है, थोड़ा दिमाग में आंसर भी फ्रेम करना है, और फर्स्ट गो में आंसर मत लिखना, चाहे लीगल का आंसर हो चाहे एस्से का आंसर हो, थोड़ा 5 सेकंड 10 सेकंड का पॉज लेना। ऐसे में तो मैं कहूंगा प्रॉपर आप 40-50 सेकंड 1 मिनट का शॉर्ट में अगर कहीं रफ जगह दें तो बना लेना कि कैसे क्या लिखने वाले हो, क्योंकि एक बार कॉपी वॉपी काटने लग जाओगे या पेज खत्म हो जाएंगे, आपको पता है वहां सिस्टम नहीं है। तो इसीलिए भले थोड़ा 30-40 सेकंड का पॉज ले लेना, लेकिन जब आंसर लिखने शुरू करना ना तब ये ना हो कि यार मैंने क्या कर दिया, काटना है मुझे, फिर जगह ही नहीं बचेगी, आंसर क्या लिखोगे, वहां बी कॉपी वाला तो सीन है नहीं। तो ये कुछ चीजें हैं जो इस एग्जाम के लिए आप लोगों को फ्लाइंग कलर्स के साथ, अगर आप लोग मेहनत किए होंगे तो ही पास करा पाएगी, और अगर मेहनत नहीं भी किए हैं 10 दिन मेहनत कर लो, ये 10 दिन आपके एंड से आप एफर्ट डालोगे वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई होप यू ऑल हैव फाइंड दिस सेशन यूजफुल। अभी आप लोगों में किसी को कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ सकता है। गाइस किसी को कुछ पूछना है?
कोई हैंड रेस कर रहा है क्या? अरे भाई आप लोगों का एग्जाम है ना, टाइम वेस्ट मत करो। अगर कुछ पूछना नहीं हो तो सेशन को खत्म करते हैं, कुछ पूछना हो तो हैंड रेस करो, बात करते हैं, आप लोगों का भी डायरेक्ट पर्सपेक्टिव समझते हैं। लेट्स सी कि क्या आप लोगों के मन में है। ठीक है, चैट पे डाल दो, हैंड रेस कर लो, जो इच्छा करे कर लो। सर सीआर के क्वेश्चन में डाउट था। तमन, ठीक है, मैं आज मैम से कहता हूं आपको कॉल करें, ठीक है तमन, या दीपक सर से कहता हूं आपको कॉल कर ले। और बताइए। देखो भाई, आप सभी लोगों को मेरा लास्ट ही कहना है, एग्जाम में सिलेक्शन हो ना हो, एज ए मेंटोर मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। अगर आप लोग चाहोगे, यू ऑल हैव माय नंबर, कोई भी आगे का सजेशन लेना हो, इस एग्जाम के बाद भी लेना हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी बताना हो, आई एम ऑलवेज देयर। मेरे को ये लगता है कि जब मैं कॉलेज में था, जब मैं लॉ स्टूडेंट था, या फिर जब मैं 12th में था, तो मुझे गाइडेंस की लैक की वजह से काफी चीज बाद में पता पड़ी है। तो मेरा ये हमेशा रहता है कि जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, जिस भी तरीके से वो हमसे एसोसिएटेड हैं, उनको जहां पे गाइडेंस चाहिए कि आगे कौन सा पाथ लेना है, तो वो मैं जरूर गाइड करूं। जैसे सबसे पहला मेरा ये है कि एनएलसेट के साथ साथ एमएचसीटी का तो आई थिंक भरा हो नहीं भरा हो, अब तो निकल ही रहा होगा, बाकी जो और भी फॉर्म्स होते हैं सीयूईटी एंड ऑल, वो भर देना। ठीक है, चलिए अभी मैं आप लोगों के कोई और डाउट्स ले लेता हूं, किसी को कुछ पूछना हो तो। आज तो सर लास्ट 2 मॉक्स कब आएंगे? आशुतोष आज या कल में डाल देंगे यार। एक्चुअली अभी बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया, 8th मॉक भी सबने अटेम्प्ट नहीं किया, इसलिए नहीं डाला है मैंने, क्योंकि फिर वो ज्यादा दिखते ना तो प्रेशर में आ जाता है सब। और बताइए। त्रिशा, हाउस प्रिपरेशन गोइंग ऑन? ट्विंकल कैसी चल रही है? अंशिका कैसी चल रही है? अनूप कैसी चल रही है पढ़ाई? हुसैन भाई कैसी चल रही है? रविंद्र सिंह रावत, क्या चल रहा है पढ़ाई में भाई? सर गिव अस। त्रिशा कह रही है सर डू एंड डाई टॉपिक फॉर करंट अफेयर्स। चलो ठीक है, थोड़ा सा ना करंट अफेयर के क्विज टाइप का ही कर लेते हैं, एंड अगर आपने टिक लगा लेना कि भाई ये किए हैं, अगर ये किए होंगे तो मतलब आप लोग सही डायरेक्शन में हो, नहीं किए हैं तो भी कोई बात नहीं, सही डायरेक्शन तो नहीं बोलूंगा मैं, कर लेना। ठीक है, तो चलो पहला टॉपिक तो अभी ये सेम सेक्स मैरिज वाला चल रहा है, ये ऐसे में भी आ सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर होना चाहिए। मैं अभी थोड़े से पहले लीगली बोल देता हूं जो भी अभी न्यूज में रहे हैं। इसके बाद दूसरा टॉपिक जो है, आप अभी नरेगा स्कीम स्कीम भी बहुत चल रही है, तो ये करंट अफेयर्स में काम आ सकता है, ऑल्दो लीगल नहीं है लेकिन तब भी आ सकता है। ठीक है, इसके बाद अभी काफी सारे केसेस हुए थे यार, मेरे दिमाग से नाम निकल रहा है। एक अभी बिल्किस बानो वाला भी बहुत चल रहा है, तो ये करंट अफेयर में तो मुझे नहीं लगता, लेकिन ऐसे में पूछ सकते हैं यार। तो बिल्किस बानो वाला जो पूरा मामला था ना, वो क्या था वो पता होना चाहिए। अपने भी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, क्लैट पॉइंट बिल्किस बानो डाल देना, मिल जाएगा। अदरवाइज आपको कहीं से ही पढ़ना है पढ़ लेना। ठीक है, ये थोड़े से आपको ऐसे में काम में आ सकता है। इसके बाद और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं यार। G20 है अभी, बहुत रिलेवेंट है। G20 करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आ सकता है, काफी ज्यादा आ सकता है। ठीक है, G7 है, रशिया यूक्रेन इन इटसेल्फ इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑल्दो पुराना हो चुका है, लेकिन नई में जो उसमें जितनी सारी अपडेट्स आई हैं आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा काफी सारी चीजें हो रही थी यार, काफी सारे अभी रिवर डिस्प्यूट इंडिया में चल रहे हैं। जैसे कि अभी आपको पता होगा इंडिया पाकिस्तान में इंडस वाटर ट्रीटी को लेके बवाल चल रहा है, तो एक तो वो हो गया। दूसरा फिर बैंगलोर में एक वो डैम को लेके चल रहा है, अभी दिमाग से डैम का नाम निकल रहा है मेरे को, तो वो वाला हो गया। ठीक है, एक केन बेतवा का जो प्रॉब्लम चल रहा है वो हो गया। या बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मतलब एटलीस्ट 100 टॉपिक्स तो ऐसे होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, और वो मैंने आपके टेलीग्राम पे डाले भी हुए हैं। तो मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि यही आएंगे, लेकिन हाँ प्रोबेबिलिटीज ये हैं कि इनमें से फंस सकता है। कॉलेजियम, बिल्कुल आकांक्षा, वेरी गुड। तो यही सब है यार। रविंद्र कह रहे हैं सर पार्ट ए में कितना स्कोर सही? देखो 60 से कम तो सिलेक्शन बहुत ही कम एक्सपेक्ट करना जनरल कैटेगरी में। खालिस्तान, बिल्कुल आशुतोष, इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैरिटल रेप तनु, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा पीछे हो चुका है अभी वो समय से, मतलब थोड़ा पहले का, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है। इवन एक वो मुस्लिम वुमेन का 16 एज के अंडर में जो मैरिज वाला था, वो भी एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? और किसी को कुछ पूछना है?
हाँ, अबॉर्शन पे भी है, अबॉर्शन में जो चेंज हुआ है, एमटीपी एक्ट में जो चेंज हुआ है, यू ऑल कैन गो थ्रू विद इट ऑल्सो। इसके अलावा मैं आज एक काम करता हूं, आप लोगों को लिस्ट में टेलीग्राम पे डाल देता हूं, ठीक है? एक सभी लोग ना उस पर नजर दौड़ा लेना कि भाई हमने ये किया है कि नहीं किया है। सर पार्ट ए का कितना स्कोर सही रहेगा? 60 यार अच्युत, 60 से कम तो एक्सपेक्ट मत करना। मैं 60 इसलिए कह रहा हूँ, लास्ट ईयर 60 के आसपास कट ऑफ गई थी पार्ट ए की, तो इस बार भी कट ऑफ के हिसाब से भी है वो, प्लस फिर वो ऐड भी होगा, तो ये है। लेकिन ये भी मान सकते हैं कि सीट्स बढ़ी है, बट स्टिल फिर कंपटीशन भी बढ़ा है, बच्चे भी ज्यादा बढ़ेंगे, तो आप हमेशा सोच ऊपर की रखो, तो 60 के ऊपर रहोगे तो काफी अच्छे चांसेस रहेंगे। बाकी कट ऑफ का तो कुछ आइडिया नहीं है, क्या पता जिस हिसाब से पेपर आएगा उस पर बहुत डिपेंड करता है। सर 62 बहुत ज्यादा नहीं है रविंद्र, ज्यादा तो है लेकिन लास्ट ईयर बेटा यही था। आई रिमेम्बर देर इज अ गाय, उसका नाम 59 मार्क्स थे उसके पार्ट ए में, हमारा ही स्टूडेंट था, नहीं हुआ था बेचारे का। रविंद्र आई डोंट थिंक कि ये थे, आप टोटल मार्क्स या पेपर बी के बता रहे हो यार, जो मुझे मेरे मेमोरी है वो ये कह रही है, या तो फिर मैं ओवरऑल मार्क्स बता रहा हूँ 59, बट ओवरऑल 59 नहीं होंगे। रविंद्र इसको आप चेक करो यार, 52 टॉपर के नहीं होंगे आई थिंक, किसी और को पता हो तो प्लीज राइट इट डाउन, बट आई डोंट थिंक कि टॉपर के 52 थे। ठीक है आशुतोष, ओके, तो आई थिंक वो 49 में बोल रहा हूँ मैं, 5 की लाइन में चला गया। 49 जो था वो 48 47 पे जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन नहीं हुए थे, तो 52 ठीक है। बट अभी भी मैं बोलूंगा आप टारगेट ऊपर का ही रखो, तो 60 नहीं तो 55 53 54 ऐसा रख के चलो है, क्योंकि इस बार देखो बच्चों के नंबर ज्यादा आएंगे, दो कारण है। पिछली बार ये पैटर्न नया था, थोड़ा सा मार्केट में रिसोर्स कम था, इस बार रिसोर्स भी बढ़े हैं। दूसरी चीज ये कि लोगों ने तैयारी भी इस एग्जाम की बहुत ज्यादा करी है, और आपको जान के ये ताज्जुब होगा कि री अटेम्प्ट भी किया है। लास्ट ईयर हमने इंटरव्यूज के लिए 40 बच्चे तैयार किए थे, मतलब टोटल हमारे स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ में थी, 40 में से जो 2 सेलेक्ट हुए थे वो हुए थे, उसके बाद 38 में से 10 लोगों ने एडमिशन ले लिया है सीएलसी में, और बाकी लोगों ने कहीं कहीं एडमिशन लिया है, लेकिन आज की डेट में उनमें से भी 25 लोग वापस से इस एग्जाम को दे रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने उस एग्जाम को पिछले साल भी क्वालिफाई किया था वो लोग भी दे रहे हैं, क्योंकि एनएलएस का थोड़ा सा है भी इस तरीके का कि लोग उसको जबरदस्ती मतलब उसमें जाने के लिए करते हैं। ठीक है रविंद्र, मैं समझ गया, वो मैंने 5 को 59 कर दिया, 49 था, जबकि 48 49 ऐसे कर दिया। स्टिल थिंक अबाउट 55 आसपास गिरोगे, ठीक है। क्या मार्क्स आ रहे हैं आपके पार्ट ए में गाइस? सर पार्ट बी पहले अटेम्प्ट करना रहेगा या ए जैन ने पूछा है पार्ट बी पहले अटेम्प्ट करना सही रहेगा या? देखो यार, मैं इस पे बिल्कुल भी ये बोलूंगा कि स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने एक इंटरव्यू लिया था लास्ट ईयर आकाश का, जिसका सेकंड रैंक था, तो उसने मुझे बोला था कि उसने पार्ट बी पहले अटेम्प्ट किया था, बट उसके पीछे रीजनिंग ये थी कि पार्ट ए उस समय सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का था, तो उसको ये था कि मुझे इसको तो निकालना है बस, बाकी लिखना उधर अच्छे से। बट आज की डेट में तो ऐसा रह नहीं गया है, तो मेरा तो सजेशन यही रहेगा पार्ट ए पहले करना, और एक टाइम कैप पे ले जाके रोक देना। आप लोगों के क्या स्कोर आ रहे हैं पार्ट ए में गाइज? किसी का आया अभी 40+? तो शुड वी एंड दिस सेशन? किसी को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है? आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है, इसलिए उसको वेस्ट नहीं करते हैं ज्यादा। वेरी गुड आकांक्षा, ये 41 आया है सर, लास्ट में 42। तनु वेरी गुड यार। तो देखो आप लोग ना यहीं पे देख सकते हो, मैं मतलब एक कंपटीशन का लेवल मैं आपको बस ये बता देता हूं कि अभी 250 स्टूडेंट्स ने मॉक में इनरोल किया है हमारे, एंड हमारे जो ब्रह्मास्त्र बैच था उसके अंदर वी हैड 70 स्टूडेंट्स इन 3 डिफरेंट ग्रुप्स। तो टोटल अभी आप ये देख लो कि 350 बच्चे तो हमारे साथ इनरोल्ड हैं कोचिंग के लिए, और ऐसे ही मार्केट में और भी कोचिंग्स हैं। तो आप ये मान के चलो कि बच्चे जो है ना इस बार सीरियस हुए हैं, और सिर्फ कोचिंग की बात नहीं है, मतलब मैं तो ये काउंटिंग के लिए बता रहा हूँ कि देखो ये इतने सीरियस एस्पिरेंट हैं। तो
तो 350 सीरियस एस्पिरेंट तो यही दिख रहे हैं आपको, ऐसे ही और भी होंगे, तो इससे डरना नहीं है। देखो डरने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ फैक्ट्स एंड फिगर थोड़े से पता रहे तो अच्छा है। तो बच्चे रहेंगे इस बार, कंपटीशन भी होगा, लेकिन आप लोग के लिए सीट्स भी बढ़ा दी हैं, एनालिस्ट ने ये बहुत अच्छा काम किया है। तो सारी चीजों का एक ही वो है, मेहनत करो और बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। अदिति गुड है यार, 40+ जो ला रहे हैं अच्छा है। रविंद्र लिख रहा है 52.5, अरे अच्छा तुम टॉपर का बता रहे हो। आई थिंक लास्ट ईयर 47 या 46 पे जनरल का सिलेक्शन नहीं हुआ था, यही था ना, तभी मेरे को लग रहा है मार्क्स में मैंने वो 59 वो 58 बोल दिया था। 48 या 49 पे जनरल का सिलेक्शन नहीं हुआ था लास्ट ईयर, ऐसा ही कुछ था। चलिए देन गाइस, लेट्स एंड दिस सेशन। आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा हो, एंड आप सभी को पता है कैसे मेरे से रीच करना है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। और आई होप ये पेपर आप लोगों का अच्छा हो, जितनी भी आपने मेहनत करी है थोड़ा उसी को कंटिन्यू रखो। 10 दिन सिलेक्शन होगा नहीं होगा देखा जाएगा, आपका काम है मेहनत करना, वो आप करते रहो, ठीक है। चलिए, किसी ने पूछा है व्हाट शुड बी द आइडियल स्कोर, तो बेटा वही ले लो जो टॉपर का था, है ना, उसी के आसपास ले लो, जो कि जनरल कैटेगरी की सीट्स कम रहती हैं। तो और जो भी ये एक चीज बता देता हूँ, जितनी भी कट ऑफ्स होती है ना वो जनरल कैटेगरी की ही बताई जाती है, बाकी का कट ऑफ को बताना प्रिडिक्ट करना बिल्कुल ही मुश्किल है। तो जो भी कट ऑफ आप सुनते हो ना, हमेशा ध्यान रखना कि वो जनरल कैटेगरी की होती है, इसलिए वो बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 50 पार्ट बी में था लास्ट ईयर उनका, तो वही रख लो उसके आसपास 48 49। बट मुझे मैं फिर इस बार ये बात बोल रहा हूँ, मे बी मैं रॉन्ग हो जाऊं, कट ऑफ इस बार इससे ज्यादा जाने वाली है दोनों ही इसकी, लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। बट आप लोग अच्छा करोगे मुझे पता है। मॉक हमने जो बनाए हुए ना वो स्टिल एनएलएसएट का लास्ट ईयर का पेपर देख लो, उससे टफ है। तो पेपर जो मॉक्स के ना वो टफ होते हैं कंपेटिबली टू द पेपर। अगर आप यहाँ अच्छा कर रहे हो तो 10+ मान के चलो वहां पे लेके आओगे। ऋतिक दुबे, ये तो यार आप क्लास देखो मैम की, मैं इसमें कैसे बताऊं इंट्रोडक्शन कैसे दें। आप लोगों के लिए मैंने आंसर डाले हुए हैं आकाश के, आप वो देख सकते हो कैसे उसने दिया हुआ है, ठीक है। चलो बाय गाइस, टेक केयर, सी यू। आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो फील फ्री टू रीच अस, बाय।